दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है इस दिव्यांगम चैनल पर जो विकलांग साथी ट्रस्ट के सौजन्य से संचालित है। मैं फिर से धन्यवाद करूंगा इसके जो भी मालिकान हैं, उन्होंने मुझे आज फिर से अवसर दिया है यहाँ पे अपनी बात को रखने का। आज मेरे लिए जो विषय रखा गया है कि मुझे कंपटीशन की तैयारी के ऊपर कुछ बात करनी है। तो मैं जैसा कि अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं सरकारी सेवा में हूँ। हमारे देश के ज़्यादातर परिवारों का ये सपना होता है, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं कि उनके बच्चे सरकारी सेवा में आए। हमारे परिवार का भी यही था और हमारी जो शारीरिक अवस्था दिव्यांगता थी, इसको लेके हमारे माता पिता और ज़्यादा सचेत थे कि हम अपने बच्चे को इतना ज़रूर पढ़ा लिखा दें कि ये कहीं सरकारी सेवा में आए और अपना जीवन यापन अच्छे से चला सकें। तो उन्होंने मुझे शिक्षित किया। अब मेरी आगे की जिम्मेदारी थी कि मैं कंपटीशन की तैयारी करूं अच्छे से और मैं किसी परीक्षा में सफल होकर सरकारी सेवा में आऊं। मैंने बीकॉम किया और बीकॉम करने के बाद से ही मैंने अपनी सरकारी सेवा की जो तैयारी थी, कॉम्पिटिटिव जो प्रिपरेशन था, उस पर मैंने ध्यान देना शुरू किया। 87 में बीकॉम करने के बाद मैंने शाहजहांपुर में अपने गांव में ही रह के मैंने अपनी तैयारी को अंजाम दिया। पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने बीकॉम लखनऊ से किया था। बीकॉम पूरा हुआ, उसके बाद हम लोग अपने गांव चले गए शाहजहांपुर। अपने गांव में रह के मैंने तैयारी पे फोकस किया। हम सभी जानते हैं कि सरकारी सेवाओं में आने के लिए सरकारें एक भर्ती बोर्ड का गठन कर देती हैं, जैसे एसएससी है, आरआरबी है, बीएसआरबी है। इनके ज़रिए साल दर साल बड़े पैमाने पे भर्तियां होती हैं। तो मेरे समय में भी ऐसा था। मैंने एसएससी की तैयारी शुरू की, एसएससी में आने के लिए, उसकी परीक्षाओं में सफल होने के लिए। चाहे एसएससी के ज़रिए केंद्र सरकार के विभागों में नौकरियों का सवाल हो, आरआरबी के ज़रिए रेलवे विभाग में नौकरी पाने का सवाल हो, बीएसआरबी के ज़रिए बैंक में आने का हो, या बीमा वगैरह में, तो आम तौर से जनरली जो है 4 प्रश्न पत्र उस समय हुआ करते थे, मेरे ख्याल से आज भी होते होंगे। सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, रीजनिंग और मैथ। इन 4 विषयों का आमतौर से परीक्षण होता है स्टूडेंट्स का, और कहीं कहीं पर कंप्यूटर टेस्ट भी लिया जा रहा है, कहीं कहीं पर निबंध की परीक्षा भी होती है। तो हमने इन 4 विषयों की तैयारी कैसे की जाए, इसके ऊपर फोकस किया। किसी भी कामयाबी के लिए ज़रूरी होता है कि सबसे पहले उसकी हमारे जीवन में आवश्यकता हो और उस आवश्यकता को पूरा करने की हमारे मनों में इच्छा हो, उसको लेके हमारा कोई सपना हो। हमारा भी सपना था कि मैं किसी इस प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को मैं पास कर सकूं और सरकारी सेवा में आऊं और अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं। लेकिन जब कोई सपना किसी इंसान का होता है, उसके साथ में अगर कोई समय, तारीख भी अगर टैग हो जाता है, तो वो सपना लक्ष्य कहलाता है। और हम सभी जानते हैं कि बिना लक्ष्य को रखे अपने सामने कोई भी कामयाबी संभव नहीं है। अभी मैं जैसे लखनऊ में हूँ, मुझे दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने का मेरा लक्ष्य हो गया, इतने बजे तक पहुँचना है। अब हमारा माइंड सोचेगा कि हम किन किन माध्यमों से पहुँच सकते हैं। प्लेन से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे या पैदल जाएंगे। तो इसी तरह जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने का लक्ष्य लेते हैं, तो तब हमारे दिमाग में
अपने आप आता है। ये हमारा ब्रेन है जो तय करता है कि अब हमें किन किन तरीकों से ये तैयारी करनी है। तो उसके लिए आपका सपना हुआ, सपने को लक्ष्य में आपने टाइम एंड डेट के साथ उसको लक्ष्य में कन्वर्ट किया, और फिर आपके दिमाग ने उसके लिए साधन खोजने शुरू किए कि इस परीक्षा में कैसे उत्तीर्ण हुआ जा सकता है। हम इस अपने सफलता के यात्रा में आज सामान्य ज्ञान की जो तैयारी थी उसके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम सामान्य ज्ञान की अहमियत को समझें। सामान्य ज्ञान की परीक्षा जीए या जीएस की परीक्षा इसलिए होती है कि हमारा परीक्षण लिया जाता है कि हम अपने परिवेश के प्रति कितने ज़्यादा संवेदनशील हैं। हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये हमको पता होना चाहिए। हम इस देश के समाज के हिस्सा हैं, तो हमको मालूम होना चाहिए। अगर हम किसी जिम्मेदारी के पद पे जाएंगे और हमको अपने परिवेश से जुड़ने की हमारे अंदर अभिलाषा है, तभी हम वहाँ पे जाके अच्छे से काम कर सकते हैं। ये सोच के मेरे ख्याल से सामान्य ज्ञान की परीक्षा कैंडिडेट की ली जाती है। और इस सामान्य ज्ञान की महत्ता का मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दूं। अभी 2020 का जो सीबीएसई बोर्ड है, उसमें इंटरमीडिएट में एक छात्र ने 500 में 500 अंक हासिल किए। नाम आप सबको भी याद होगा, तुषार सिंह, बुलंदशहर के हैं। और ये एक कोइंसिडेंस है और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि तुषार सिंह के फादर डॉक्टर ओपी सिंह हमारे मित्र हैं। आज से 17 साल पहले हम लोग सीतापुर में, जब मैं तैनात था तो उनसे, वो भी वहीं पे तैनात थे, तो उस दौरान उनसे मित्रता हुई थी। अब जब उनके बेटे ने अभी इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया, अखबारों में नाम आया, मुझे पता चला कि बुलंदशहर का बच्चा है। मैंने खोजबीन शुरू की तो पता लगा वो तो ओपी सिंह साहब का ही बच्चा है। तो मैंने उनका नंबर, 17-18 साल से उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, मैंने उनका नंबर अरेंज करके उनसे बात की, उनको बधाई दी उनके बेटे की इस महान कामयाबी के लिए। 500 में 500 अंक, वो भी ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स को लेके, मैंने उनको बधाई दी। तो कहने लगे कि सबसे बड़ी खुशी तो मुझे आज 17 साल के बाद आपसे बात हो रही इस बात की है। और दूसरा उन्होंने कहा कि भाई साहब, मेरे घर में पढ़ाई का माहौल था। मैंने इकोनॉमिक्स में एमए के बाद पीएचडी किया। मेरी पत्नी ने भी, जबकि वो पहले से एनवायरनमेंट साइंस से एमएससी है, डॉक्टर बीआर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ की फर्स्ट ईयर की बैच की है, और वो भी एनवायरनमेंट साइंस में एमएससी होने के बावजूद वो इकोनॉमिक्स में एमए है, पीएचडी है। हमारा छोटा भाई इकोनॉमिक्स में एमए नेट पीएचडी है। तो हमारे घर में पढ़ाई का एक वातावरण है। दूसरा, मैं पिछले 15 साल से 8 समाचार पत्र मंगाता हूँ, उसमें 5 हिंदी के और 3 अंग्रेज़ी के, और बहुत सारी मैगज़ीन। तो डॉक्टर ओपी सिंह साहब ने बताया कि मैं इस तरह से अपने घर में एक पढ़ाई का माहौल बना के रखता हूँ। और मुझे उनकी इस कहानी से जो बात समझ में आई वो ये कि इस परिवार ने जर्नल स्टडीज़ को, जनरल नॉलेज को, करंट अफेयर्स को कितनी बड़ी महत्ता दी। पिछले 15 साल से उनके यहाँ 8 समाचार पत्र आ रहे हैं, और उसका परिणाम उनके बेटे की महान उपलब्धि में तब्दील होकर दुनिया के सामने आया। तो हम सब जनरल स्टडीज़ की आवश्यकता को समझें, और उसके लिए मैंने जो किया था, मैं समाचार पत्र वगैरह तो पढ़ता ही था। इसके अलावा हमारे एक फ्रेंड थे, वो कंपटीशन की तैयारी करते थे, और उन्होंने एक बुक सेलर से एक कांटेक्ट कर रखा था कि मैं आपको 50 रुपीज़, उस समय 87-88 के आसपास
मैं 50 रुपये दूंगा, लेकिन आपके यहाँ से मैं कोई भी पुस्तक खरीदूंगा नहीं। मैं कोई भी कॉम्पिटिटिव मैगज़ीन उठा के ले आऊँगा, घर में पढ़ूंगा, और 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद मैं आपको वापस करूँगा। दूसरी बुक उठाऊँगा, उसको पढ़ूँगा, वापस करूँगा, तीसरी बुक, ऐसे जितनी भी मैगज़ीन आपके यहाँ है मैं किसी को भी उठा लूँगा। तो बुक सेलर तैयार हो गया। उसने कहा भाई गंदी मत करना। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता था। अब वो मेरे मित्र थे, है आज भी। 1 हफ्ते के लिए वो मान लेते हैं उस पत्रिका को लाते थे, तो मैं 1 दिन के लिए तो उनसे मांग ही सकता था, मांगता था, और वो इतने अच्छे हैं कि वो हमको 1 दिन के लिए देते थे। 1 दिन के 2 दिन भी हो जाते थे। लेकिन अब आप सोचिए कि एक पत्रिका जो पूरे 1 महीने के लिए डिज़ाइन की गई है, मंथली मैगज़ीन है, मासिक पत्रिका है, तो आप 1 दिन में, 2 दिन में आप उसमें से क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे? उसके लिए कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो मैं सोचता था कि मैं इसमें से क्या पढ़ लूँ। तो उसमें जो किसी भी मैगज़ीन में पिछले प्रश्न पत्र, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र दिए रहते हैं, उनके हल दिए रहते हैं, आंसर शीट भी दी रहती है। मैं जीके के सॉल्व पेपर को मैं देखता था, और उसके जो आंसर शीट है उसको मैं एक पेपर पर नोट डाउन कर लेता था कि पहले प्रश्न का ए सही है, दूसरे का सी सही है, तीसरे का डी सही है, चौथे का बी सही है, एंड सो ऑन। इस तरह से पूरा आंसर शीट 100 क्वेश्चन मान लिया उसमें है, तो पूरा 100 क्वेश्चन का आंसर एक स्लिप में नोट करके सामने रख लेता था। इसके बाद मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा। अब उसमें हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि उसमें जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं उसमें 3 उत्तर जो है वो गलत है, एक ही उत्तर सही है। तो जो गलत है उसको मैं देखता भी नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं उसको देखूंगा वो मेरे ब्रेन में जाएगा। ब्रेन बेचारा भोला है, उसको पता नहीं है कि किस चीज़ को याद रखना है, किसको भूलना है। वो तो हर चीज़ को सीरियसली लेगा। कहा भी गया है कि ब्रेन इज़ लाइक द पर्स ऑफ लेडी। अब उसमें क्या क्या रखा है, तो मैं उसमें जो गलत ऑप्शन थे उनको देखता भी नहीं था, पढ़ता भी नहीं था। मैंने जो पहले से आंसर नोट कर रखे हैं, जैसे सपोज दैट पहला क्वेश्चन था कि हंसाने वाली गैस कौन सी है। उसके 4 विकल्प हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड। अब मैं चारों नहीं पढ़ने बैठने वाला, मैंने आंसर शीट देखी कि इसका डी सही है, तो मैंने क्वेश्चन को लिखा अपने रजिस्टर पे, डायरी पे, हंसाने वाली गैस, और जो सही ऑप्शन है वो उसके सामने अटैच कर दिया, नाइट्रस ऑक्साइड। इस तरह से वो क्वेश्चन सही ऑप्शन के साथ नोट हो गया, और इस तरह से मैं 100 क्वेश्चन नोट करके उनकी मैगज़ीन वापस अगले दिन कर देता था। अब अगले हफ्ते दूसरी मैगज़ीन मिलेगी, फिर 100 क्वेश्चन, महीने में 4 हफ्ते, 100 × 4, 400 क्वेश्चन मेरे पर मंथ तैयार हो जाते थे सही ऑप्शन के साथ। इस पैटर्न का मैं आपको एक सफलता का एक राज बता दूं, एक एग्जांपल बता दूं कि एक हमारा इस पैटर्न को मैं शेयर भी करता हूं लोगों से। तो एक स्टूडेंट है, एक बार मैं लगभग 20 स्टूडेंट के सामने इस पैटर्न को शेयर कर रहा था, तो उसमें से एक ने 1 साल बाद मुझे सूचना दी कि उसका सरकारी सेवा में सिलेक्शन हो गया। मैंने यूँ ही पूछा, मैंने कहा आपको मैंने जो तरीका बताया था उसका कुछ फ़ायदा हुआ? उसने कहा सर उसी का तो फ़ायदा हुआ। तो मैंने कहा कि अभी तक कितना कलेक्शन हो गया होगा आपके पास इस तरह के आंसर्स का? उसने कहा 35,000। आप सोचो 35,000 क्वेश्चन जिस स्टूडेंट के डायरी या रजिस्टर में नोट है विद राइट ऑप्शन, और वो डायरी में नहीं, वो उसके ब्रेन में नोट है, तो कोई भी क्वेश्चन क्या उससे ओझल हो सकता है? क्या कोई भी सवाल जीके का उससे गलत हो सकता है? बहुत कम चांस रह जाते हैं। तो इस तरह से जीएस मैंने तैयार की। अगले वीडियो में बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर बात करेंगे, दूसरे विषयों के ऊपर बात करेंगे।
बस लास्ट में एक स्टोरी है छोटी-सी, जो मैंने बहुत पहले सुनी थी कि ये काम हमें करना कब तक है? ये नोट करने का काम हमें करना कब तक है? इसके ऊपर कि एक समाचार आया अखबार में कि अफ्रीका में एक गाँव है जहाँ लोग नाचते हैं तो बारिश होती है। जहाँ लोग नाचते हैं तो बारिश होती है। तो ये समाचार दुनिया भर में फैला। बहुत सारे देशों के पत्रकार वहाँ पे गए वस्तुस्थिति जानने के लिए। हमारे भारत का भी एक भाई गया। आप जानते हैं हमारे भारतीय किसी भी चीज़ के तह तक जाते हैं। इन लोगों ने वहाँ पूछा कि क्या ऐसा है कि आप लोग नाचते हैं तो बारिश होती है? उन लोगों ने कहा यस। इन लोगों ने कहा करके दिखाएंगे? बोले हाँ। तो एक स्टेज सजाया गया, चारों तरफ मीडिया को बैठाला गया और लोगों ने, वहाँ के लोगों ने नाचना शुरू किया और आधे घंटे बाद बरसने लगा। तो सारे लोग आश्चर्य में। तो प्रोग्राम ख़त्म हुआ। हमारे भारतीय पत्रकार ने वहाँ के मुखिया जी से बात की। बोले चचा आप एक बात बताओ। एक किनारे ले गए, बोले ये बताओ ये हुआ कैसे? तो उसने कहा बेटा ये बहुत सिंपल बात है कि हम नाचे और आधे घंटे बाद बरसने लगा। ये इत्तेफाक है कि आज आधे घंटे बाद बरसने लगा। अगर 6 दिन न बरसता, हम लोग 6 दिन नाचते। ये हमारे नाचने से नहीं बरसा। हम लोग तब तक नाचे जब तक बारिश नहीं हुई। तो हम लोगों को ये अपनी जीएस को तैयार करने का जो कार्यक्रम है ये रोज़ करना पड़ेगा। इस समय कोरोना का टाइम है, लोग बहुत निराश हैं, हताश हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर हमारी एक दिनचर्या है उसमें अगर हमें 2-3 घंटे का समय हमने इस अपनी तैयारी को दे दिया तो उस 2-3 घंटे आपको इस माहौल की याद भी नहीं आएगी। आप खुश रहेंगे। और कहा जाता है कि जिसके सामने उसका लक्ष्य होता है तो उसको बहुत ज़्यादा दुख और ये सब चीज़ें सताती नहीं हैं। तो अपना एक टारगेट रखिए अपनी तैयारी के लिए, अपनी कामयाबी के लिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। जय भारत।